आदित्य L1 मिशन की शुरुआत आखिर क्यों की गई है? इस मिशन में अगर भारत कामयाबी हासिल कर लेता है तो उसे विश्व स्तर पर किस तरह के फायदे होंगे? इसरो के द्वारा भेजे गए रॉकेट में ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं जिसके चलते यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत जल्द ही सूरज से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी हासिल कर लेगा। सूरज के करीब भेजा गया ये रॉकेट कितने समय में अपना काम करना शुरू कर देगा और ये रॉकेट कितने सालों तक सूरज से जुड़ी जानकारी को इकट्ठा करेगा? आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। वैसे फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल ईतुनाम को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और हाँ, इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही अपने व्यूज को कमेंट में लिखना ना भूलें। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, आदित्य L1 नाम के रॉकेट और सन से जुड़े इस मिशन के बारे में जानने से पहले लैग्रांज पॉइंट के बारे में जान लेना जरूरी है। लैग्रांज पॉइंट स्पेस में प्रेजेंट वो यूनिक पॉइंट है जहां दो सेलेस्टियल बॉडीज बिना किसी सपोर्ट के अपना बैलेंस बनाए रखती है। बता दें कि स्पेस के अलग अलग एरियाज में कई लैग्रांज पॉइंट्स मौजूद है, जैसे कि सन और अर्थ के बीच में 5 लैग्रांज पॉइंट्स प्रेजेंट है। इन पॉइंट्स पर एक स्पेसक्राफ्ट पहुंचने के बाद ऑर्बिटल मोशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ साथ सन के ग्रेविटेशनल फोर्स से मिलकर एक तरह का बैलेंस बनाता है। इस बैलेंस के चलते ही एक स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में बिना किसी सपोर्ट के स्टेबल किया जा सकता है, जो सच में किसी मिरेकल से कम नहीं है। खैर, स्टेबिलिटी के चलते ही अंतरिक्ष में लैग्रांज पॉइंट पर मौजूद एक स्पेस क्राफ्ट का फ्यूल बचने के साथ साथ क्राफ्ट के अलग अलग इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट्स का कम से कम इस्तेमाल होता है, जिसके चलते स्पेसक्राफ्ट की एफिशिएंसी बढ़ती है और ऐसे में एक स्पेसक्राफ्ट ज्यादा लंबे समय तक अलग अलग तरह के मिशंस में टिका रह सकता है। दोस्तों, आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि आखिर इसरो के साइंटिस्ट ने स्पेसक्राफ्ट को सन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए आखिर लैग्रांज पॉइंट पर ही क्यों रोका? तो बता दें कि साइंटिस्ट ने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जब किसी स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में मौजूद दो ऑब्जेक्ट्स के बीच रखकर किसी एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए स्पेस में उतारा जाता है तो आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रखे स्पेसक्राफ्ट की शैडो सामने मौजूद ऑब्जेक्ट पर पड़ने लगती है और इस सिचुएशन में स्पेसक्राफ्ट में प्रेजेंट ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना एक स्पेसक्राफ्ट के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये कुछ ऐसा ही है कि आपके पीछे से आने वाली किसी रोशनी के चलते आपकी परछाई आपके सामने खड़े इंसान पर पड़ने लगे और आप इस परछाई के चलते सामने वाले की शक्ल और उसके हुलिये को ना पहचान पाए, या आपको सामने खड़े इंसान को उसके ऊपर पड़ने वाले परछाई के चलते पहचानने में दिक्कत हो। लेकिन आदित्य नाम का ये रॉकेट जिस लैग्रांज पॉइंट पर रहकर सन को ऑब्जर्व करेगा, उस पॉइंट को L1 नाम से जाना जाता है। इसी के चलते इस मिशन को आदित्य L1 मिशन का नाम दिया गया है। और अच्छी बात तो यह है कि L1 पॉइंट पर रॉकेट की मौजूदगी के बाद भी न ही सन पर किसी तरह की शैडो पड़ेगी और न ही अर्थ या रॉकेट पर। L1 पॉइंट को चूज करने के लिए एक बड़ा रीजन ये भी है कि L1 और L2 नाम के दो पॉइंट्स दूसरे लैग्रांज पॉइंट के कंपैरिजन में अर्थ से बहुत ही पास है और यही वजह है कि आज से कुछ साल पहले जेम्स वेब टेलीस्कोप को इसी L2 नाम के पॉइंट पर स्टेबल किया गया था। आपने लैग्रांज पॉइंट्स के बारे में तो जान लिया, अब जरा ये जान लेते हैं कि आदित्य L1 नाम का ये रॉकेट सन के करीब जाकर किन चीजों के बारे में स्टडी करेगा। इस बारे में जानने से पहले हमें सन के बारे में कुछ बातें जान लेनी चाहिए, वरना ऐसी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि हमारे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन को समझने में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो। तो चलिए सन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता देते हैं, जैसे कि सन का डायामीटर अर्थ के कंपैरिजन में करीब 110 गुना ज्यादा है और इसी वजह से सन का वेट भी अर्थ से करीब 3 लाख गुना ज्यादा भारी है। दोस्तों, बता दें कि जिस तरह से अर्थ में कई सारी लेयर्स प्रेजेंट होती है, ठीक उसी तरह सन भी कई सारी लेयर्स से मिलकर बना है। बता दें कि सन की सबसे अंदर की लेयर में कंटिन्यूअसली न्यूक्लियर फिजन्स होते रहते हैं और यहाँ कंटिन्यूअसली हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसेस के बीच रिएक्शन चलते रहते हैं। इस वजह से सन के अंदर एक खास तरह की एनर्जी कंटिन्यूअसली बिल्ड अप होती रहती है और इसी एनर्जी से सनलाइट फॉर्म होने के साथ साथ सन के अंदर से हीट निकलती है। ये हीट कितनी तेज होती है इसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं कि ये हीट सन से लाखों किलोमीटर दूर हमारी अर्थ तक आती है। ऐसे में क्या मजाल है कि आज के वक्त कोई इंसान गर्मी के मौसम में दोपहर के समय कुछ देर धूप में खड़ा हो जाए। वैसे क्या आप ऐसा कर सकते हैं? हमें इस बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बता दें कि सन की सबसे अंदर की लेयर का टेम्परेचर 15 मिलियन सेंटीग्रेड के करीब होता है। सेंटर के ठीक बाद आती है रेडिएटिव जोन नाम की लेयर। सन का 70% हिस्सा इसी लेयर की मदद से बना होता है। इस लेयर के बाद आती है कन्वेक्टिव लेयर,
जहां बता दें कि सन के करीब 30% रेडियस इसी हिस्से में मौजूद होती है। इस लेयर के बाद प्रोटोस्फीयर लेयर की बारी आती है। इस हिस्से में सिर्फ गैसेस प्रेजेंट होती है और यहाँ का टेम्परेचर सन की दूसरी इनर सरफेस के कंपैरिजन में काफी कूल होता है। इसके बाद क्रोमोसोम लेयर और फिर ट्रांजिशन लेयर की बारी आती है और आखिर में सन की सबसे आउटर लेयर यानी कोरोना लेयर की बारी आती है। और ऑफ कोर्स इस लेयर का कोरोना वायरस से कोई भी रिलेशन नहीं है। बता दें कि इस आउटर मोस्ट लेयर में काफी ज्यादा गर्म प्लाज्मा प्रेजेंट होता है और इस लेयर का टेम्परेचर सन की दूसरी आउटर मोस्ट लेयर्स के कंपैरिजन में कई हजार गुना ज्यादा गर्म होता है। मगर एक मिनट, क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि सन की इनर कोर बहुत ज्यादा गर्म थी और जैसे जैसे हम सन की आउटर लेयर्स की तरफ बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे इन लेयर्स का टेम्परेचर कूल होता जा रहा था। पर सबसे आउटर लेयर का टेम्परेचर आखिर गर्म क्यों है? इससे पहले आप इस सवाल का जवाब सोचिए। बता दें कि इस गुत्थी को सुलझाने के लिए आदित्य L1 को स्पेस में सन को ऑब्जर्व करने के लिए L1 नाम के लाग्रांज पॉइंट पर भेजा गया है। इस सवाल का जवाब पाने के साथ साथ आदित्य L1 को कई दूसरे सवालों के जवाब भी पता करने हैं और इसी के चलते इस रॉकेट पर कई खास तरह के इंस्ट्रूमेंट्स ऑटोमेट किए गए हैं। इसमें विजिबल इमिशन लाइन क्रोनोग्राफ को कोरोना लेयर की स्टडी करने के लिए लगाया गया है। सोलर यूवी इमेजिंग नाम के टेलीस्कोप को सन की प्रोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की इमेज लेने के लिए आदित्य L1 में इंस्टॉल किया गया। इसके अलावा सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट्स, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य जैसे टूल्स को अलग अलग रीजंस के चलते इस रॉकेट में लगाया गया है। इन सभी टूल्स की हेल्प से सन से निकलने वाली हीट और लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यूवी लाइट को स्टडी करने में काफी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेडिएशन, रेडियो वेव्स, एक्स रेज, गामा रेज के अलावा कई तरह के हार्मफुल सोलर विंड्स को भी इन इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से एनालाइज किया जा सकेगा। और तो और इन इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से हम कोरोनल मास इजेक्शन से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी भी हासिल कर पाएंगे। ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आदित्य L1 आने वाले समय में सूरज से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी देने के साथ साथ उससे जुड़े कितने बड़े बड़े खुलासे करने वाला है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले समय में आदित्य L1 हमें कुछ ऐसे सवालों के भी जवाब देगा जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। और ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं है कि हम इन जानकारी को इकट्ठा करने के सूरज के अंदर छुपे हर छोटे बड़े रहस्य से पर्दा उठा पाएंगे। आपको बता दें कि इस मिशन के चलते इसरो के द्वारा भेजा गया रॉकेट सूरज की सतह पर नहीं उतरेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सूरज की सतह बहुत ही ज्यादा गर्म होती है और सतह पर उतरना तो दूर, अगर हम सूरज से लाखों किलोमीटर दूरी बनाकर भी इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करें तब भी हमारा शरीर बड़ी आसानी से जल जाएगा। और इसी वजह से इस मिशन के द्वारा भेजे गए रॉकेट को धरती से मात्र 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित लाग्रांज पॉइंट L1 पर रखा गया है। इस रॉकेट को L1 पॉइंट तक पहुंचने में कम से कम 3 से 4 महीनों का समय लग सकता है। बता दें कि इस जगह पर पहुंचने के बाद ये रॉकेट करीब 5 सालों तक वहीं रहकर सूरज के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेगा। और अगर इसरो ऐसा कर पाता है तो ये अपने आप में भी बहुत बड़ा कीर्तिमान होगा, क्योंकि अब तक भारत के अलावा कोई भी देश ऐसा नहीं कर सका है। और इस मिशन में सफलता पाने के बाद भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना सकेगा। इसके अलावा इस मिशन की सफलता के बाद इसरो को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक अलग तरीके की पहचान मिलेगी, क्योंकि अब तक रूस के साथ साथ अमेरिका और चीन जैसे देश ही अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना लोहा मनवाने में कामयाब रहे हैं। ऐसे में चंद्रयान मिशन और आदित्य L1 नाम का यह मिशन विश्व स्तर पर भारत का परचम लहराएगा। आपको क्या लगता है कि सूरज के बारे में जानकारी जुटाने के लिए इसरो के द्वारा चलाए गए इस मिशन का अंतिम नतीजा क्या होगा, और क्या भारत विश्व स्तर पर अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी अपना परचम लहरा पाएगा? आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।